हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस या आज के विश्लेषण के आज के अंक में हम 4 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के अगर हम प्रमुख समाचार को देखें तो आपको पता ही है कि 30 नवंबर से COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी 28 सम्मेलन चल रहा है और इस पे मैंने शनिवार की क्लास में ही बता दिया था कि प्रधानमंत्री जी जब शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे तभी उन्होंने बता दिया था कि भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताता है, लेकिन किसी नए जो उसको है जुड़ाव को या नई प्रतिबद्धता को, नए कमिटमेंट को लागू नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को लेकर नहीं उससे हिचकेगा। क्योंकि ये मैंने बताया था आपको, नहीं अगर होगा तो आप जाके देख सकते हैं शनिवार की क्लास, कि उसमें जो हम पे दबाव बनाया जाएगा कि कोयला आधारित छोड़ा जाए और कोयला भारत की ऊर्जा ज़रूरतों का 70%, जो हम ऊर्जा यूज करते हैं, बिजली यूज करते हैं, उसका 70% हमारे कोयला से आता है। तो ऐसे में हम अपनी ऊर्जा या अपने लोगों के जीवन और उससे समझौता नहीं कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में जो हमारी पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव हैं, वो उनका है कि अभी जो है 2 दिसंबर को और 3 दिसंबर को वहाँ पे 2 ऐसे समझौते के प्रति ड्राफ्ट दिए गए हैं, जिसमें एक है कि 2030 तक नवीकरण ऊर्जा में 3 गुना करना है और एक है कि स्वास्थ्य को लेकर पहली बार है। लेकिन इन दोनों समझौते से भारत एब्सेंट रहा है। इसको लेकर कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं कि G20 में भारत ये किया वो किया, लेकिन ये हमें याद रखना है कि भारत ने पहले ही अपना इसमें बता रखा है कि कोई नई प्रतिबद्धता नहीं लेगा और कोयला कटौती को लेकर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको हम आगे समझेंगे। जो दूसरा है ये द हिंदू में विज्ञान वाले में है कि जीनोमिक्स को लेकर या ह्यूमन जीनोमिक्स को लेकर जो है ये एक्चुअल में आर्टिकल है कि कैसे जनसंख्या लेवल पे, यानी कि बड़े पैमाने पे जब मानव जीनोम्स तैयार किए उनका अनुक्रमण जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाता है तो उसका क्या सकारात्मक परिणाम, जैसे इसमें बताया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आता है। ये लेख एक्चुअल में IIT कानपुर के एक प्रोफेसर हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि जीनोमिक्स क्या है। इसको जो समझने का हमारा आधार रहेगा कि ये कहाँ लाया गया है, ये किस तरह से लाया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके कुछ उदाहरण, तो जहाँ पहली बार लाया गया था, जहाँ से इसको शुरुआत किया गया था या जो प्रमुख हो और भारत में, और कुछ कमियाँ होगी तो देखेंगे, जैसे विश्लेषण करने के क्रम में देखते हैं। तीसरा है एक, अभी जैसे हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जो है अर्थव्यवस्था के तिमाही आंकड़े आए हैं, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था 7.6%, दूसरी तिमाही में 7.6% की वृद्धि से बढ़ी है, जिसमें कहीं न कहीं जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है या निर्माण क्षेत्र है उसका बहुत योगदान है, क्योंकि वो 13.3% या 13.1% की विकास दर से जुड़ा हुआ है। तो उसी पर एक लेख है कि कैसे निर्माण क्षेत्र और आवास की मांग में, मतलब जो शहरों में बड़े स्तर पे आवास की मांग ने रियल एस्टेट सेक्टर और निर्माण कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बढ़ावा दिया है, और इसके कारण कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी बढ़ावा होगा, वृद्धि होगी, और आगे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी। तो उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। चलिए आइए पहले देखते हैं। पहले उस पर जो है देखिए, ये हमारी सचिव हैं, पर्यावरण सचिव हैं, इन्हीं का वो है। इन्होंने जो है द हिंदू में ये बताया कि अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर कोई लोग पढ़ रहे होंगे, कि COP 28 में 2 ऐसे समझौते, मतलब उसके प्रारूप रखे गए हैं। एक है कि 2030 तक जो है जो नवीकरण ऊर्जा स्रोत है उसको 3 गुना तक, हर देश 3 गुना तक करेंगे। ये बात देखिएगा कि आप G20 में जो ग्रीन क्लाइमेट पैक्ट हुआ है भारत की अध्यक्षता में, उसमें भी ये बात कही गई है। लेकिन भारत इससे 118 देश इस पर सहमत हुए हैं, लेकिन भारत इससे एब्सेंट रहा है, उसमें मतदान नहीं किया है, जो कहीं न कहीं आश्चर्य की बात है। और आप कह सकते हैं कि ये हिपोक्रेसी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसको समझेंगे कि भारत की जो एग्जिस्टिंग नीति है, जो पहले से चली आ रही नीति है, उसके ये संदर्भ में है। क्योंकि ये बात कही गई है कि नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना करना है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो कहीं न कहीं भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिए जो है चिंताग्रस्त है। दूसरा है, इसी तरह का एक है कि जलवायु स्वास्थ्य घोषणा की गई है, जो पहली बार की गई है, कह सकते हो कि क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। ये स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें भी एक भारत जो है एब्सेंट रहा है, क्योंकि इसमें भी वो बातें कही गई है जो कहीं न कहीं भारत की ऊर्जा, वही
कोयला या जीवाश्म ईंधनों की कटौती को किसी न किसी रूप से इधर से नहीं, कान इधर से नहीं तो इधर से पकड़ने की बात है, घुमा के जो है कहीं न कहीं विकसित देशों द्वारा ये कुचक्र चलाया जा रहा है कि विकास, भारत जैसे विकासशील देशों को इसमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, किसी भी नई प्रतिबद्धता को स्वीकार नहीं करेगा। आइए देखते हैं इसको हम। हमारे पर्यावरण और वन मंत्रालय की सचिव लीना नंदन ने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बावजूद किस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकता है, यानी भारत क्या अपनी हमें ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का हमें उपयोग करना है, क्या नहीं करना है, इस पर कोई प्रतिबद्ध बाध्यता नहीं रखता है। यानी कि भारत नवीकरण ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रयासरत है और प्रतिबद्ध है। और हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो बताता भी है कि भारत जो है दुनिया के किसी भी विकसित देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। और हमारा जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वो भी वैश्विक औसत का आधा ही है, जो 4% उससे कम है। लेकिन फिर भी हम क्या ऊर्जा उपयोग करना है, क्या ऊर्जा उपयोग नहीं करना है, इसको लेकर जो है हम किसी भी तरह की प्रतिबद्धता को नहीं करेंगे। इसी तरह की बात याद होगा, जब रूस पे प्रतिबंध लगने की बात हुई थी तो किसी ने, पत्रकार ने पूछा था हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री से कि जो है आप रूस पे प्रतिबंध है, आप रूस की मदद, कह रहे हैं हम अपनी ऊर्जा कंपनियों को कहते हैं ऊर्जा लाइए, कहाँ से लाइए, जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से लाइए। हमारे लिए रूस और उसका ऊर्जा नहीं, हमारी कंपनियों को जहाँ से सस्ता मिलेगा वो लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें 18% आबादी यानी 140 करोड़ की आबादी के जीवन स्तर को भी सुधारना है। और हम ऐतिहासिक रूप से भी देखा जाए तो हमारा उत्सर्जन में जो योगदान है वो काफ़ी कम है और प्रति व्यक्ति नगण्य है, और प्रति व्यक्ति आधार पर देखा जाए तो हम दुनिया के औसत के आधे चल रहे हैं। तो 18% की जनसंख्या पूरे विश्व की है, हम उनके हितों से समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो परिवर्तन हो चुका है वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा, और जो अभी कटौती की गई इसका दीर्घकाल तक अंतर दिखेगा। लेकिन जो जलवायु परिवर्तन होगा उसका जो नुकसान है वो विकासशील और कमजोर देशों को निकट भविष्य में ही दिखाई देगा, और उसका सामना वो देश कर सकते हैं जो आर्थिक रूप से बेहतर रूप से सक्षम होंगे। ऐसे में विकासशील देशों ने 10 सालों में तो 8 सालों में उन्होंने दिखाई दिया कि उन्होंने कितना मदद किया है। ऐसे में भारत अपनी आर्थिक विकास को किसी भी तरह से समझौता नहीं कर सकता है, ये बात इन्होंने कही है। देखिए, इसीलिए जो इसमें 2 सम्मेलन हुए हैं, 2 बातें हुई हैं, एक 2030 तक स्थापित नवीकरण क्षमता को 3 गुना करने की, दूसरा जो है जलवायु और स्वास्थ्य पर घोषणा। इस पे किसी ने भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि ये कहीं न कहीं नई प्रतिबद्धता भारत पे लाद रही थी। और भारत जो है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का जो के तहत अपना लक्ष्य रखा है 2070 तक 0 एमिशन, उससे अलग कोई भी नया उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, देखिए यही बात ये भी है कि कोई नया प्रतिबद्धता स्वीकार नहीं है। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि भारत पहले से ही बेहतर कर रहा है। जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो उसका इंटेंशन कम करना, उसमें वो कटौती कर चुका है। ऐसे में वह अब कुछ नई प्रतिबद्धता करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में भारत ने क्या किया, 118 देशों की सूची में अनुपस्थित था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्थापित नवीकरण ऊर्जा क्षमता को 3 गुना। अब देखिए, ये G20 में भारत ने कहा है कि भारत की अध्यक्षता में जो G20 सम्मेलन हुआ था उसमें यह बात कही गई थी कि नवीकरण ऊर्जा को 3 गुना तक करना है। इसको लेके जो है अभी बताया था, जो 14 नवंबर का अमेरिका और चीन का समझौता हुआ था तो उसमें भी ये बात कही गई थी। लेकिन जब यहाँ पे ये बात लग रहा है कि नहीं, नवीकरण ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना है, यहाँ तक दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी कही गई है जो कहीं ना कहीं कोयला से ऊर्जा उत्पादन पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने की बात करता है। और इस तरह से किसी भी हमारे जो विकल्पों को कम करे, हम पे बाध्यता थोपे, उस तरह की किसी भी संधि पर भारत तैयार नहीं होगा। ये उसकी पहले से चली हुई मान्यता थी। ठीक है, दूसरा है कि जलवायु और स्वास्थ्य पर ये भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है भारत डिकार्बनाइजेशन और इस तरह की बात करता है, इसलिए भारत नहीं स्वीकार कर। जैसे पहले को देख लीजिए, वैश्विक नवीकरण ऊर्जा, ये पहला जो समझौता है, नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा डिक्लेरेशन, ये अभी ड्राफ्ट है, अभी ये उसको कानूनन नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बावजूद भी इसकी जो वर्डिंग देखिए कि इसमें मसौदा में क्या कहा गया है, इस दशक में नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती के साथ साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार में तेजी में वृद्धि होनी चाहिए। यहां तक भारत को कोई दिक्कत नहीं थी। और लिखा है बेरोक टोक अनटैप्ड
कोयला बिजली की चरणबद्ध कमी होनी चाहिए। ये वो शब्द है अनटैप्ड कोयला बिजली की चरणबद्ध कमी। अनटैप्ड होता है कि कोयला से, जैसे कोयला से बिजली निकल रही है, टैप्ड में वो होता है कि जो उससे उत्सर्जन हो रहा है उसको उसका स्टोरेज और कैप्चरिंग एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी उसके साथ लगा हो, यानी कि जो कार्बन जो है ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड, वो वायुमंडल में न जाए। उससे क्या होता है कि पर्यावरण को तो नुकसान कम होता है लेकिन बिजली उत्पादन की खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के रोक जो है इसमें शब्द में कहने के कारण जी जो भारत क्या कह रहा है कि भारत इससे और क्या कह रहा है कि बेरोक नया कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में निरंतर निवेश को समाप्त करना है, यानी जो पहले से चल रहे हैं उस पर भी कटौती करनी है और इस तरह के नए संयंत्र स्थापित नहीं करना है। और भारत इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता है क्योंकि देखिए कोयला आधारित बिजली जो है, भारत का बिजली इस्तेमाल बंद करने की सलाह भारत की लंबे समय से चली आ रही स्थिति के विपरीत है। क्योंकि अगर ऊर्जा मिश्रण देखें, भारत का ऊर्जा का मिश्रण, तो 70% जो है ऊर्जा हमारा कोयले से आता है और इसके विपरीत विकसित देशों का या यूरोपीय देशों का जो है 50% 49% के आसपास जो है कोयले से आता है, बाकी वो गैस आधारित ये सब करते हैं। भारत कहता है कि उनकी परिस्थितियां हैं, उनके पास वो चीज़ें हैं, वो ऐतिहासिक रूप से कर चुके हैं। एक तो उसने अपनी बड़ी आबादी के बड़े पैमाने पर जीवन स्तर में तेजी से सुधार करने के लिए ऊर्जा के अपने सबसे बड़े स्रोत कोयला बिजली पर भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो लगातार दे सकती है। बाकी जैसे नवीकरण ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा है, भारत सब कर रहा है, लेकिन उसमें अभी बहुत सारी कमियां हैं। उसमें सततता की कमी जो सबसे बड़ी कमी है, जो उसको कहीं ना कहीं रुकावट डाल रही है। ऐसे में जिससे 70% ऊर्जा आ रहा है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। हम तो वैसे भी जो 3 गुना लक्ष्य आज कर रहे हो, हम तो उससे ज़्यादा कर रहे हैं। भारत का जो 3 गुने का लक्ष्य है 2030, उसके पहले ही भारत उसको प्राप्त कर लेगा। लेकिन उसको उसके आड़ में जो कोयला पर रोक लगाने की बात है वो भारत उसको स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत ने इस आधार पर भी कोयले के उपयोग को अपने अधिकार को दोहराया, क्योंकि भविष्य ऐतिहासिक दृष्टि से हमारा योगदान नगण्य है। क्लाइमेट जस्टिस क्या कहता है, ऐतिहासिक दृष्टि से हमने तो कोई पूरा योगदान दिया नहीं है और उसका जो उत्सर्जन है वह वैश्विक औसत के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन से 4% है। वैश्विक उत्सर्जन का 4% करता है और वैश्विक आबादी का 18% हमारे यहाँ है। तो वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के 18% लोग जो है 4% उत्सर्जन कर रहे हैं और ऐतिहासिक रूप से भी हमने कुछ नहीं किया है। तो ये कहाँ का न्याय है कि हम पे इस तरह के रोक लगाए जाएं। इसलिए भारत ने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। इसलिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि भारत ने G20 में कहा लेकिन यहाँ पे मुकर गया, यहाँ वहाँ पे कहा लेकिन उसने ये था कि 3 गुना करेंगे। उसके लिए कोयले को कमी या अनटैप्ड कोयले, इस तरह की शर्तें लगाने की बात भारत ने नहीं कही है, भारत कभी स्वीकार भी नहीं करेगा। उसी तरह से जलवायु स्वास्थ्य पोषण, इसमें भी देखिए कि स्वास्थ्य क्षेत्र से परे जलवायु परिवर्तन में स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने की आवश्यकता है और उत्सर्जन को कम करने के लिए तेजी से डिकार्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल लाना होगा। इसमें यह है कि जो स्वास्थ्य क्षेत्रों में जो हम जो शीतलन और इस तरह की चीज़ें प्रयोग करते हैं, हमारे यहाँ जो है जो वैक्सीन है या इस तरह की चीज़ें हैं, उसके लिए ज़रूरी है। हम कैसे इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों को लेकर भारत ने अपनी बात दर्शाती कि भैया हम नया कुछ नहीं करेंगे। तो COP28 वार्ता में भारत का दृष्टिकोण क्या है, वही जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम प्रतिबद्ध हैं, हम उसको पूरी तरह से लागू करेंगे लेकिन किसी नए समझौते को नहीं पूरा करेंगे। इसको जरा समझना हो, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर जब हम लागू हैं तो क्यों। भारत ने कभी भी NPT पे, न्यूक्लियर प्रोफेशन ट्रीटी पे हस्ताक्षर नहीं किया, ठीक है, लेकिन उसका प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड जो है दुनिया के जो हस्ताक्षर करता देश है उनसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि भारत ने कहा था कि वो किसी को नहीं देगा और वो अपने आवश्यकता के अनुसार अपने जो स्वतंत्रता है उसको नहीं, वो कह रहा है या तो सभी लोग बंद कर दो या नहीं तो हम अपने अधिकारों को नहीं छोड़ सकते हैं। उसी तरह से यह बात भी है कि हम कटौती करेंगे, हम कोशिश, हमारा पूरा कोशिश है, लेकिन हमें अपनी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के लिए अभी कोयले को बंद कर दें, फिर हम किस पे हम अपनी ऊर्जा को जरूरत करेंगे, पेट्रोलियम और गैस, और हमारा 85% पेट्रोलियम और गैस पे निर्भर है। अगर हम सौर ऊर्जा को भी शुरू करें तो सोलर वोल्टिक सेल पे पूरा चाइना का नियंत्रण है। वो हमारा बांह दबा देगा कि अरे बस ठीक है, इधर कोयला की कटौती हुई है, कोई बात नहीं, अब सोलर के लिए हमारे पास आएंगे। हम गिड़गिड़ाते फिरे चाइना से,
हमें जब करना होगा तब करेंगे। हमने हाइड्रोजन मिशन भी चला लिया है, बायोफ्यूल अलायंस भी चला लिया है, अपने यहाँ सोलर के लिए वो भी कर लिया। जब सब कुछ कर लेंगे तो हम अपने आप कटौती करेंगे, हम क्यों किसी बंधन में पड़े, ये भारत कहना चाहता है। ठीक है। और जो भारत का अभी उसने जो आंकड़ा दिया है, उसने बताया है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 4 पढ़ के 2.6 बिलियन टन है, जो कि वैश्विक औसत 5.4% का आधा से भी कम है। अगर आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पे जो है, जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वो 4.6 बिलियन टन है, उससे आधा से भी कम है। और समग्र मानव जनित उत्सर्जन के ऊर्जा क्षेत्र का 75% योगदान है। और इसमें आप समझिए कि इसी में इसका जो है कोयला जो है 70% कोयले से आता है। तो कहीं ना कहीं इसकी कटौती की बात जो की जा रही है, भारत पे दबाव बनाया जा रहा है कि भारत दुनिया का तीसरा है, उसको करना चाहिए, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। 18% आबादी को भारत को विकसित कराना है, उसको सशक्त बनाना है। और ऐसे में भारत किसी भी तरह के नए शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। इसलिए भारत की हिपोक्रेसी नहीं है, भारत की अपनी पुरानी जो चली आई परंपरा है क्लाइमेट कूटनीति को लेके, क्लाइमेट जस्टिस को लेके, समानता और न्याय पे होना चाहिए। ये कोई समानता की बात नहीं हुई कि जो है 18% जनसंख्या हम रखें और 4% उत्सर्जन कर रहे हैं, और उस पर भी आप जो है हमारा जो प्रमुख स्रोत है उस पर रोक लगाओ। और कोयला गैस क्या उत्सर्जन नहीं करता है? और जो बाकी की प्रौद्योगिकियां हैं वो अपने पास आप स्टोर करके रखो, बैटरी की प्रौद्योगिकी आप स्टोर करके रखो। तो भारत जो उसके पास है उसको अभी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। चलिए अगला आता है जनसंख्या स्तरीय जीनोम अनुक्रमण के परिवर्तनकारी लाभ। ये देखिए द हिंदू में एक आर्टिकल है, द साइंस वाले उस पे जो है, उसमें ये है कि अभी बड़े पैमाने पे जैसे क्या होता है कि जीनोमिक्स या जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग, आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते होंगे कि उसमें क्या होता है कि एक किसी समाज का या किसी व्यक्ति के पूरे जीनोम के बारे में, व्यक्ति या किसी भी जीव या वायरस, प्लांट, हम यहाँ व्यक्ति के बात, चूंकि मानव ह्यूमन जीनोम्स की बात हो रही है, उसके पूरे जीनोम्स के कार्य प्रक्रिया और वो कैसे कार्य करता है, पूरे शरीर में उसका क्या योगदान होता है या पर्यावरण के साथ उसके क्या प्रभाव होते हैं, इसका समग्र अध्ययन जो है ह्यूमन जीनोमिक्स में किया जाता है, जीनोमिक्स में किया जाता है। मानव जीनोमिक्स में मानव जीनोम के बारे में यह अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जब ये बड़े पैमाने पर जनसंख्या लेवल यानी मास लेवल पे किया जाता है, पॉपुलेशन लेवल पे किया जाता है, तो इसके कई सारे महत्वपूर्ण या ट्रांसफॉर्मेटिव जो है लाभ या यूजेस हमें दिखाई देते हैं। तो इसी को हमें इस लेख में समझना है, क्योंकि अभी एक सप्ताह पहले ही ब्रिटेन ने अपने यहाँ जब लगभग 5 लाख लोगों के जो है ह्यूमन जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए एक योजना चलाई है, और इसकी वजह से ये चर्चा में हो ही गया है। हालांकि जो उसकी पूरी आबादी का 0.7% है, उसके लेकर ये चर्चा में हो गया है। और इसी पे अभी ये लेख ही है कि ये कैसे भारत में या दुनिया में ख़ास तौर से जो है जो गरीब देश हैं या जो विकासशील देश हैं, उनमें जो स्वास्थ्य की समस्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उसमें कैसे बेहतरी कर सकता है। ये बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो चीज़ें हैं, वो उसके ही लिए ज़्यादा है। और कुछ इसकी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी न किसी हो सकता है जीनोमिक्स के आधार पे कोई न कोई समुदाय में कुछ न कुछ ऐसी बीमारियां दिखाई दे, जिसके कारण हो सकता है कि उसको काम करने या उसको बीमा कंपनियों आदि पर रोक लगाई जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने अपने यहाँ इस तरह के किसी भी भेदभाव के लिए कानून बना रखा है। ठीक है। भारत में भी एक इस तरह के ज़्यादा नहीं 10,000 लोगों के जीनोमिक्स के लिए जो है एक प्रोजेक्ट चल रहा है साइंस टेक मंत्रालय द्वारा, तो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चर्चा में क्यों है, तो चर्चा के बारे में तो बता ही दिया कि ब्रिटेन में 5 लाख पूर्ण जीनोम अनुक्रमों को पूरा करने की घोषणा की है, जो उसकी आबादी का 7% है। इसमें क्या होगा कि डेटा, ये जो जीनोमिक्स प्राप्त होंगे, इससे उस बड़ी जनसंख्या में जितने तरह के लोग रह रहे होंगे उनके बारे में कुछ विशेष तरह की चीज़ें पता चलेंगी, विशेष तरह की जानकारियाँ प्राप्त होंगी, और उससे फिर पता लगाया जा सकता है कि कोई विशेष जनसंख्या समूह जो है किसी पर्टिकुलर रोग को लेके या किसी पर्टिकुलर जेनेटिक बीमारी को लेकर या किसी अन्य तरह की जो चुनौतियां हैं पर्यावरणीय, इसको लेकर किस तरह से बिहेव करती है। और उससे कहीं ना कहीं हमें जो है उसको हमसे जो है इससे क्या होगा कि जैसे वैज्ञानिक बड़ी आबादी की संपूर्ण आनुवंशिकी संरचना को समझते हैं और मानव विविधता के जटिल दृश्य और ट्रेपेस्ट्री की अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, यानी जो जटिलता है उसको समझते हैं
और फिर इसके आधार पे जो है आगे जो है निर्णय लिया जाता है। इसमें जो इतने बड़े पैमाने पर या और बड़े पैमाने पर इसको लागू किया जा सकता है, उसमें कहीं ना कहीं जो है प्रौद्योगिकी के परिवर्तन ने जो है कहीं ना कहीं जो देखिए डेटा सेट परिवर्तनकारी क्योंकि हुआ है, क्योंकि प्रौद्योगिकी जो आने से क्या हुआ है कि जैसे जीनोम्स अगर हम थोड़ा सा बता दें, अभी बताएंगे ही, चलो जीनोमिक्स अगर है तो वो क्या करता है कि जीनोम जैसे जो हमारे डीएनए या जो हमारे कोशिका में जो है उसमें जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम्स 23 जोड़े गुणसूत्र, उसमें से उसके आधारित जो डीएनए होता है उसके आधार पे वो करता है। और ये 23 जोड़े जो गुणसूत्र हैं वो देखा जाए तो करीब 3 अरब से ज़्यादा तरह के जो है ये संबंध जो है बनाते हैं। इतने बड़े तरह आधारित डेटा का जो है अध्ययन करने के लिए काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे सुपर कंप्यूटर आ गए हैं जिनके इस्तेमाल से जिसके कारण हमारी गणना क्षमता, थ्रूपुट उसको कहते हैं, वो बढ़ गई है। उसके कारण इस तरह के जीनोमिक्स का जो है या ह्यूमन जीनोमिक्स का अध्ययन करना हमारे लिए जो है आसान हो गया है, सस्ता हो गया है, जिसके कारण इसका डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब आम पैमाने पर, बड़े पैमाने पर सभी लोगों तक इसकी पहुंच हो रही है। पहले क्या था कि कुछ या तो पायलट प्रोजेक्ट चलते थे या कुछ विशेष लोग अपने जीनोम्स का अध्ययन करवा सकते थे, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत आता था, समय बहुत लगता था। तो देखिए जीनोमिक्स क्या है। जीनोमिक्स ये एक शाखा है जीव विज्ञान की जो जीनोम की संरचना, कार्य, विकास और मानचित्रण संपादन का अध्ययन करता है। जीनोम क्या होता है? एक जीव के डीएनए का पूरा सेट है, यानी उस एक जीव में डीएनए के जितने तरह के सेट होंगे वो उनके क्या कार्य हैं, उनकी क्या चीज़ें हैं, उस सब का जो है पूरा सेट है, उसको जीनोम कहते हैं। उसका अनुक्रमण या उसका अध्ययन जो है जीनोमिक्स कहलाता है। ठीक है, इसमें जो सेट में क्या होता है, उनके सभी जीन, उसके पदानुक्रमित यानी किस तरह से वो हो, उनकी 3 डायमेंशनल संरचनात्मक विन्यास, सारी चीज़ें जो है उसमें होती है। एक कोशिका में 23 तरह के गुणसूत्र होते हैं और इन 23 तरह के गुणसूत्रों में से प्रत्येक सेट में डीएनए अनुक्रम करने पर लगभग 3.1 बिलियन बेसेस तरह के आधार तैयार होते हैं, 3.1 अरब। और उतने तरह के जो है जानकारियों को अध्ययन करने के लिए निश्चित रूप से आपको बड़े सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए मैं यहाँ पे चूंकि करंट की क्लास है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में होगा तो अपने आपके पास साइंस टेक का नोट्स होगा या अपने साइंस टेक के टीचर होंगे, उसमें उतना गहराई से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। फिर भी समझिए कि ये जीनोमिक्स होता है, वो जीनोम का अध्ययन करता है। जीनोम क्या होता है? जिसमें मानव के जितने भी डीएनए होते हैं उनके पूरे संरचना होती है और उसके आधार पर अगर देखा जाए तो ह्यूमन का एक ह्यूमन में लगभग 3.1 अरब तरह की जो है बेसेस और संबंध होते हैं। इतने बड़े पैमाने पर एक आदमी का डेटा होता है, तो जितने तरह के लोग होंगे जितना उनका अपना डेटा होगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि 99.99% जो है जो जीनोम होता है, जीनोटिक मतलब जो डीएनए मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो लगभग सेम होता है 99.99। लेकिन वो 0.1 वाला भी जो अंतर होता है ना, वो इतना होता है कि जिसके कारण जितने कहा जाता है ना दुनिया में कोई 2 लोग एक समान नहीं होते हैं, ट्विन जाइगोट को छोड़ के, तो वो चीज़ें हैं। तो आप समझिए कि यही जो अरबों विविधता है हमारे जीन की, एक मनुष्य की एक जीनोम की जो अरबों विविधता है, उस विविधता का अध्ययन ये करता है। और इसका अध्ययन करने का जो उद्देश्य है, मेन चीज़ है कि इससे क्या लाभ होता है, खासतौर से सार्वजनिक स्वास्थ्य पे हम क्यों कर रहे हैं। एक तो होता है कि चलो जानकारी ले लो, जनसंख्या के बारे में पता कर लो, लेकिन WHO या भी इसको स्वीकार करता है, क्योंकि उसका मानना है कि कई बार कुछ समाज जो है वो कहीं ना कहीं वो उनके साथ जो है इनजस्टिस या उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता रहा है ऐतिहासिक रूप से। उसमें अगर हम ह्यूमन जीनोमिक्स का अध्ययन करते हैं तो हम जान सकते हैं कि कुछ बीमारियां कुछ समुदायों को विशेष रूप से होती है, तो ऐसे में हम उन पर विशेष उनसे जुड़ी हुई विशेष दवाएं, विशेष इलाज या विशेष ध्यान दे सकते हैं। जैसे देखिए हमने अभी सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया था, या आप जो भी, तो भारत की कुछ जनजातियां हैं उनको सिकल सेल एनीमिया ज़्यादातर उनको पीड़ित करता है,
तो अभी जैसे चूंकि हमको पता चल गया, लेकिन जैसे जीनोमिक्स अभी पता नहीं है शहरों में या इस तरह की चीज़ें, तो जैसे ही हमें पता चल जाए तो हम उनके प्रति जो है दवाएं या उनके तरह उसकी तरह कोई इलाज के उपचार और या इस तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं। यानी हम भविष्य में आने वाली चुनौतियों को हम कर सकते हैं। आगे आने वाले बच्चों के आनुवंशिक बीमारियों को उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रबंधित करना है, इसका हम जो है कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं रूपरेखा या उसको कह सकते हो नीतियां बना सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है निश्चित रूप से इसकी प्रगति होगी। देखिए अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, WHO का ये कहना है कि स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के लिए जीनोमिक्स की भविष्य अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कि क्या भूमिका होगी, फिर भी यह कई असाध्य रोगों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए नए दृष्टिकोण प्रदान करने की दीर्घकालीन संभावना प्रदान कर सकता है कि कैसे हम जान के भविष्य में होने वाली इस तरह की जो आनुवंशिक बीमारियां हैं, जो लाइलाज बीमारियां होती हैं या जिनका इलाज भी है कुछ एक दो का, वो इतना महंगा है कि सभी के लिए सक्षम नहीं है, उससे बचा जा सकता है। साथ ही में इसमें जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता है, जैसे विकासशील देशों को उनकी आबादी पर बोझ डालने वाली प्रमुख बीमारियों की रोकथाम कैसे किया जा सकता है, इनका निदान डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, उपचार के कुशल, लागत और प्रभावी और मजबूत साधन प्रदान करके जो वैश्विक स्तर पे स्वास्थ्य असमानता है, जो वैश्विक स्तर पे स्वास्थ्य असमानता है उसको दूर किया जा सकता है, जो विकासशील देशों में या इस तरह के देशों में जीनोमिक्स का अध्ययन करके। ठीक है, इसी तरह से जो है जीनोम का अनुक्रमित कर लिया जाएगा जो अनुमान है, और साथ ही इसी तरह की काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को भी नियमित निदान कार्यों के लिए और नवजात शिशुओं की बीमारियों के लिए अनुक्रमण डेटा से प्राप्त जानकारी तक पहुंचने में सक्षम। यानी इस तरह ये होगा कि जब हम इस चीज़ें कर लेंगे तो बड़े पैमाने पे जो है खास तौर से जो नवजात शिशु हैं उनकी बीमारियों के प्रति हम जागरूक रहेंगे। हमें पता है कि इस तरह के जो जीनोमिक्स वाले हैं उनको इस तरह की बीमारियां होती हैं या आगे जाके इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे, उनको हम कैसे बचेंगे उसके लिए पहले से तैयारी किया जा सकता है। ठीक है, डिकोडे जीनोमिक्स पहल क्या है? एक्चुअल में जो अगर व्यापक पैमाने पर अगर जीनोमिक्स या जीनोम का सीक्वेंसिंग का अध्ययन देखेंगे तो ये शुरुआत जो है कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे यानी जनसंख्या के स्तर पे आनुवंशिक अध्ययन का प्रारंभिक प्रयास 1996 में डिकोडे जीनोमिक्स द्वारा आइलैंड में शुरू किया गया था, और इसमें कई सारी चीज़ें दिखाई दी। जैसे इसके कारण जो है प्रौद्योगिकियों का लोकतांत्रिकरण हुआ, साथ साथ ये भी पता चला कि बीमारियों की आनुवंशिकी और जोखिम मूल्यांकन में ऐसे डेटा की उपयोगिता हुई, और साथ में इससे दुनिया के कई सारे देशों में इसी पहल को अपनाने का जो है, इसको अपनाया जाने का जो है कहीं ना कहीं प्रयास किया जाने लगा। और देखिए जीनोमिक्स में सिर्फ मानव का ही नहीं होता है, मानव से जुड़े हुए आसपास के पर्यावरण के भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोरोना का भी जीनोमिक्स अध्ययन किया जाता है और उसके कारण जो है उस तरह से फिर वैक्सीन और इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन ये जो है, ये जो पहल है ये ह्यूमन जीनोमिक्स का है कि मानव जो किसी भी देश में जो जनसंख्या है उसका लेकर उसको अध्ययन करना है कि हमारे जो जनसंख्या की जो जीनोम है उसका सामान्य विशेषता क्या है, और ख़ास तौर से हम इसको उत्सुकतावश तो ले नहीं रहे हैं कि भाई पता करें कि क्या है, हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसी भविष्य में ऐसी बीमारियां के लिए हम हैं कि आ सकती है, या कुछ आनुवंशिक बीमारियों के प्रति कोई वर्ग है, तो उसको पहले से ही हम उसकी तैयारी करके उससे बच सकें। अगर भारत में जैसे डिकोडे आइलैंड में हुआ था, भारत में देखा जाए कि जीनोमिक्स अनुक्रम को लेकर अब तक क्या हुआ है, तो पहला एक इंडीजेन करके जो है पायलट प्रोजेक्ट चला था। इसमें जो है ज़्यादा नहीं, भारत के महानगरीय क्षेत्र में 1000 से अधिक जीनोम का जो है प्रारंभिक स्तर पे जो है अध्ययन किया गया था, और इसमें कई उपचार योग्य आनुवंशिक बीमारियों और नैदानिक महत्व के प्रकारों के प्रदेश में कुछ सुराग भी मिले थे। जैसे पता चला था कि कैसे कुछ बीमारियां हैं जिनका उपचार किया जा सकता है, और इससे क्या होगा कि दवाओं की प्रभावकारिता और विषाक्तता दोनों को जो है दुर्लभ बीमारों की व्यापकता शामिल है। यानी जो ये इंडीजेन चला था जिसमें 1000 लोगों का पायलट आधार पे यानी एक प्रारंभिक आधार पे अध्ययन किया गया था, तो उसमें जो पता चला कि कई सारी आनुवंशिक बीमारियां हैं, उनका डायग्नोसिस किया जा सका, संभव हो पाया, और कई सारे उसके उपचार के बारे में भी सुराग मिले। ठीक है, तो फिर भारत सरकार ने जो है जीनोम इंडिया करके जो है एक पहल चलाई, वो इसको 2020 में शुरुआत किया गया था, और इस पहल के तहत 10,000 लोगों का जो है कहीं ना कहीं
2023 के लास्ट तक जो है जीनोम सीक्वेंसिंग कराना है, ठीक है। और देखा जाएगा, जो अभी आंकड़े हैं कि 7,000 से ज़्यादा हो चुका है और 3,000 लोगों के डेटाबेस हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसको जो है इस 10,000 लोगों का जो है संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग करने में सफल हो गए हैं, ठीक है। तो ये रहा भारत के बारे में। अब जो इसके फायदे तो देख लिए हैं, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां ये है कि देखिए, जैसे कई बार क्या हो सकता है कि आप किसी पहले बात तो जो जीनोमिक्स अध्ययन किया जाता रहा है अभी तक, उसमें कुछ विशेष वर्गों का ही, खासतौर से आप समझ सकते हो कि जो सक्षम लोग हैं उन्हीं का ही अध्ययन किया जाता रहा है। तो ये एक चुनौती तो चलो छोड़ दो। दूसरी जो चुनौती है कि आपने पता चला किसी समुदाय का अध्ययन किया और उसमें पता चला कि उसमें भविष्य में आने वाली कोई आनुवंशिक बीमारी है या और कुछ तरह की आनुवंशिक समस्याएं आ सकती हैं, वो आप उसका इस्तेमाल करके उसका इलाज करके उसका करना चाहिए, ये सकारात्मक है। लेकिन इसका हो सकता है कि जब लोगों को ये पब्लिक में सूचनाएं आ जाए कि वो पर्टिकुलर समुदाय है या कोई पर्टिकुलर जो क्षेत्र लोग हैं क्षेत्र के, उनमें कुछ आनुवंशिक बीमारियां हैं, तो हो सकता है कि जो नौकरी, खासतौर से जो प्राइवेट सेक्टर है, कोई भाई सबको पता है कि आज रखोगे कल के बीमारी आ जाएगा, तो उसको खर्च कौन उठाना पड़ेगा? उस सेक्टर को। तो वो उससे बच सकते हैं, या जो बीमा कंपनियां हैं वो उसके एक क्लाज के साथ लगा सकते हैं, या उन लोगों को स्वास्थ्य बीमा देने में या इस तरह की जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें वो बचेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि आज नहीं तो कल फ्यूचर में इनको ये बीमारियां आ सकती हैं। तो ये भी दुरुपयोग हो सकता है। हालांकि इसी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए जो है अमेरिका में आनुवंशिकी डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सक्रिय रूप से नियामकी ढांचा लाया गया है और आनुवंशिक सूचना और गैर भेदभाव अधिनियम लाया गया है। इसमें शर्तें जोड़ी गई हैं कि इनका उपयोग जॉब के लिए और बीमा के डिनायल के लिए मतलब जॉब और बीमा के डिनायल के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं और निश्चित रूप से अगर इन चुनौतियों को, इस तरह की समस्याओं से अगर उबर लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारे विभिन्न जो मानवीय समाज है उसमें जो आने वाली उसके बारे में उसकी जानकारियां मिलेगी, कैसे उसका ऐतिहासिक विकास हुआ, साथ साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियों के बारे में, बहुत सारे रोगों के बारे में, बहुत सारी ऐसी आनुवंशिक, खासतौर से आनुवंशिक बीमारियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी, जिसका हम कह सकते हो कि इलाज ढूंढ सकते हैं या जिसका हम रास्ता ढूंढ सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब आप कहेंगे कि क्या यह संभव है कि सबको हो? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जेनेटिक्स मटेरियल योगदान देते हैं, डीएनए का जो है आपके जो बीमारी है उसमें योगदान होता है, आपके जो व्यक्तित्व है उसमें योगदान होता है, लेकिन उसमें पर्यावरणीय कारकों का भी योगदान होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता चल जाए तो उसको जो है सिर्फ इलाज और ये ढूंढना है, नहीं, उसको उस स्तर की जो है प्रिकॉशन लेकर भी आदमी जो है, जैसे किसी को पता चल गया कि इसमें जीन में है कि फ्यूचर में इसको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या हार्ट की इस चीज़ें आ सकती हैं, और अगर वो आदमी उसको ध्यान में रखते हुए, यानी सामान्य मतलब और किसी व्यक्ति से अपेक्षा उसमें ज़्यादा वो लक्षण है, तो अगर वो शुरू से ही अगर वो जानता है और उसमें उस तरह का अपना दिनचर्या अपनाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या है, लाइफस्टाइल जनित बीमारियां हैं, अगर उसको अपनाता है तो हो सकता है कि उसको इस तरह की समस्या नहीं आए, और कोई एक व्यक्ति है जो कुछ नहीं अपनाता है तो उसको आ सकती है। तो इसलिए ये काफ़ी क्रांतिकारी है और बड़े पैमाने पर अगर इसको अपनाया जाता है तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। अभी तक ये था कि इसको अपनाया क्यों जाए, इसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब अपनाया गया, देखा गया, तो उससे कई सारे लाभ दिखाई देने लगे और इसको काफ़ी खर्चीला भी था। लेकिन अब जो है इसके जो थ्रूपुट कहते हैं, जो गणना करने के जो कंप्यूटर की गणना करने की क्षमता है वो काफ़ी बढ़ गई है। अब अरबों खरबों गणनाएं जो है इस तरह की बहुत आसानी से हो सकते हैं, इसलिए अब बड़े पैमाने पर इसको अपनाना भी संभव हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो ये बता रहा है कि आवास की मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था एवं विनिर्माण क्षेत्र में तेजी की संभावना है। ये कैसे आया? अभी कुछ दिन पहले जो है सांख्यिकी कार्यान्वयन जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो है भारत के अर्थव्यवस्था के संबंध में दूसरी तिमाही, वित्त वर्ष 23-24 के दूसरी तिमाही को लेकर जो है आंकड़े प्रकाशित किए हैं। इस आंकड़े में मैंने भी बताया था, मैंने पढ़ाया भी था कि 7.6% का जो है ग्रोथ रेट दिखाया गया है।
और उसमें कई सारे कारण हैं, लेकिन उसमें जो एक प्रमुख कारण है उसमें यह है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है 13% से ज़्यादा का विकास दर कर रहा है। और वो कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर होता है, वो कंस्ट्रक्शन मतलब जो निर्माण कार्य या जो आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य, वो क्या या तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा या तो रियल एस्टेट सेक्टर में योगदान देता है, हाउसिंग सेक्टर में योगदान देता है। और ये सेक्टर रोजगार के स्तर पे ना बहुत कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा रोजगार जनरेट करने वाला क्षेत्र होता है। कुछ कृषि और कुछ क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो ये बड़े पैमाने पर रोजगार जनित करता है। और यहाँ पे अनस्किल, सेमी स्किल और हाईली स्किल तीनों तरह के जो है रोजगार जनरेट होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है अर्थव्यवस्था के व्यापक स्तर पर जो है रोजगार का, समावेशी स्तर पर रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। तो इसी में ये कहा गया है कई सारे लोग कि जो आवास की मांग है वो बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि ये 3 से 4 साल तक लगातार ऐसे बढ़ता रहेगा। यानी कहीं ना कहीं भारत के अर्थव्यवस्था में रियल सेक्टर बूम दिखाई दे रहा है। और ये हमारे लिए एक कह सकते हो खुशी की बात है, क्योंकि हमारे पड़ोसी, हमारी खुशी और बढ़ जाती है जब हमारा दुश्मन उसी तरह की हमारे यहाँ बूम दिखाई दे रहा है और हमारे पड़ोसी चीन के यहाँ वो वहाँ पे रियल सेक्टर का डूम है। वहाँ पे एक रियल सेक्टर उनकी सारी चीज़ें मेन उनकी अर्थव्यवस्था में कमी के कारण रियल सेक्टर ही दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कर रहे हैं कि अगर भारत को किसी और सबूत की जरूरत थी कि यह भारी हाउसिंग बूम के दौर में है, तो इस सप्ताह के जीडीपी डेटा ने यह मिल गया कि इसके निर्माण क्षेत्र में आने वाले वर्षों तक अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करता रहेगा। क्यों? क्योंकि यह दिखाया गया है जीडीपी के आंकड़ों में कि निर्माण क्षेत्र में एक साल पहले की तुलना में 13.3%, 13.3% की वृद्धि देखी गई है, जो पिछली तिमाही में 7.9% थी, यानी इसके पहले, और 5 तिमाहियों में इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यानी कि पिछले आप कह सकते हो कि 15 महीनों में ये सर्वाधिक है जो इसका प्रदर्शन है। और इसने क्या किया, इसके कारण जो है और भी चीज़ थे, लेकिन इसने कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने जो है भारत में 7.6% की विकास दर को बढ़ाने में योगदान दिया। देखिए, हो सकता है कि हमारा सर्विस सेक्टर भी बढ़ के विकास दर को बढ़ा दे। उसके पहले था ही हमारा जो है इंडस्ट्री, जो सेकंड इसके फर्स्ट तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना नहीं था। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, खासतौर से कंस्ट्रक्शन सेक्टर जाता है ना, तो उसमें जो है कहीं मैंने बताया ना कि वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, आवास डेवलप होता है, तो उसमें रोजगार बहुत जनरेट होते हैं। और हर तरह के क्षेत्रों के लिए, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, मजदूरों के लिए, मिट्टी फेंकने वाले, फावड़ा, इस तरह की सारी चीज़ों के हाथ से काम करने वाले बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का अवसर जनरेट होता है। साथ ही में जो हमारी बहुत तेज़ी से शहरीकरण बढ़ रहा है, जो हमारी आबादी है, उसके लिए जो है घर बनता है, और इसलिए कहीं ना कहीं जो आवास की समस्या है वो भी दूर होती है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए इसका प्रभाव क्या होगा, जैसे इसमें देखा जाए तो पिछले साल जो है निर्माण क्षेत्र में सुधार शुरू होने और इस साल प्रगति तक पहुंचने के पहले देखा जाए तो लगभग 6 साल से ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर था वो कर्ज में डूबा था और महामारी से प्रेरित मंदी था। यानी आप देखो कि अभी तक रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 6-7 सालों से कर्ज में डूब गया था, यानी एक तरह से तबाह हो गया था। अब अगर इसमें ये है तो निश्चित रूप से इससे क्या होगा, लाखों नौकरियां पैदा होंगी। क्यों? क्योंकि अब ये जैसे जैसे काम बढ़ता है, ये क्या करेंगे, रोजगार उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। और लोगों को, भाई आप बिना लोगों के तो काम कर नहीं सकते हैं, तो इससे क्या होगा, लाखों नौकरियां होंगी। और साथ ही में इससे जो है ये भी दर्शाता है कि भारतीयों की आय बढ़ रही है, और उससे बड़े शहरों में आवास की जो गंभीर कमी थी उससे जो है कहीं ना कहीं ये जो गंभीर, भाई आय बढ़ रही है, आवास की समस्या थी, अब लोगों के पास आय आ रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, आवास की मांग बढ़ा दे रहे हैं। तो पुनः जो है क्या है कि ये हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और बढ़ा देगा। देखिए पिछले साल ये आंकड़ा था कि 1.9 करोड़ यूनिट शहरी आवास की कमी है। यानी हमें जितने हमारी शहर जिस तरह से बढ़ रहा है, 1.9 करोड़ घर चाहिए शहर में, लेकिन वो कमी थी, वो उतना नहीं उत्पन्न हो पा रहा था। और सरकार का अनुमान है कि 2030 तक ये दुगना हो जाएगा, यानी कि 3.8 करोड़ तक की जो कमी हमें, यानी हमें ज़रूरत पड़ेगी 2030 तक, जिस तरह से हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है। और बिल्डर्स का मानना है कि जो ये तेजी है, ये दीर्घकाल की तेजी है, ये केवल शॉर्ट बूम बुलबुला नहीं है।
और ये 2 से 3 साल तक लगातार रह सकती है। और जब अगर 2-3 साल तक ये लगातार रह सकती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश के रोजगार को काफ़ी हद तक ये कहीं ना कहीं परिवर्तन करने वाली होगी। जैसे आंकड़े बताते हैं कि कीमत बढ़े हैं, यानी 8 से 18% तक कीमत बढ़ने के बावजूद भी मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु सहित सभी शहरों में जो है कहीं ना कहीं बिक्री जुलाई से सितंबर तिमाही में घरों की बिक्री बढ़ी है और 36% बढ़ गई है। यानी कि इन शहरों में एक साल पहले की तुलना में 36% ज़्यादा लोग जो है डिमांड घरों का करने लगे हैं। इससे नई नई आवासीय परियोजनाएं भी लॉन्च हुई है, 24% की इसमें वृद्धि हुई है। और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो घर खरीदा जाता है, घर की बिक्री पहली बार खरीदने वालों के द्वारा ज़्यादा की जाती है और लगभग 80% लोग जो घर लेते हैं उसमें रहते हैं। तो जो हमारी शहरीकरण की जो आवास की समस्या है उससे भी बचा जा सकता है। ठीक है, तो यही बात है कि इस निर्माण और आवास क्षेत्र में इसका उछाल का कारण क्या है ये भी जान लें। तो इसका जो प्रमुख कारण है कि जो बड़े शहर हैं उनमें जो श्रमिकों का वेतन बढ़ोतरी हो गई है। जैसे ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, रिटेल, लॉजिस्टिक क्षेत्रों में औसत बढ़ोतरी लगातार दूसरे साल भी 10% के ऊपर लगातार बढ़ रही है, जिससे क्या होगा, लोगों की आय बढ़ रही है। अब उनको घर की जरूरत थी तो वो मांग की है। इसके साथ साथ दक्षिण राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात में जो छोटे शहर हैं उसमें भी जो है कहीं ना कहीं आवास की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे क्या, एक तो लोगों की आय बढ़ी है और दूसरा क्या है कि लोग ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आय बढ़ रही है। और तीसरा कारण जो है, सरकार जो है सब्सिडी प्रदान कर रही है। सरकार जो है हाउसिंग योजना में कई तरह की सब्सिडी प्रदान कर रही है, खासतौर से LIG स्कीम में। इन सब का संयुक्त प्रयास कहीं ना कहीं भारत में आवासीय क्षेत्र को वृद्धि दे रहा है। आवासीय क्षेत्र की मांग बढ़ रही है और आगे और भी मांग बढ़ने की उम्मीद है। जैसे बिल्डर्स बता रहे हैं 3 साल 4 साल तक ऐसे बढ़ने की उम्मीद है, जो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर रोजगार जनरेट करता है और साथ ही साथ हमारे कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को भी उसमें जो है बढ़ाएगा। और ये सब सारी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था में भी जो है दीर्घकालीन तक वृद्धि दिखाई देती रहेगी। ठीक है, चलिए आज इतना ही। नमस्कार।